गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम स्टार्ट किए थे। हम बताए थे कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, इसमें 4 बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, थर्ड टॉपिक है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन और फोर्थ टॉपिक है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। तो इस चैप्टर में ये 4 बड़ा टॉपिक है और हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर हैं यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक पर हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं चैप्टर 1 है, क्लास 10 का बायोलॉजी है, चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस और इसका क्या है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पिछली क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस के मीनिंग को समझे थे, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है इसे भी समझे थे, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है ये भी समझ गए थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। थोड़े इंग्लिश में नाम बोल दिए, हिंदी में भी बताए थे, याद है कि नहीं? अगर याद है तो एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण यानी कि न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन का नाम बताना है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण यानी कि न्यूट्रिशन होता है। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो आंसर के रूप में कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। हम कमेंट चेक करेंगे, कमेंट करने आता है ना, वो नीचे में लिखा होगा कमेंट, वहाँ पर जा करके लिखना है, चाहे हिंदी में लिख देना है चाहे इंग्लिश में लिख देना है। हम कमेंट चेक करेंगे तो बताना है कि अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। हम मानव पाचन तंत्र का फिगर पहले से ही बना के रखे हैं, इसमें जो भी नाम सब होगा वो भी हम लिखेंगे। अब पूरा मानव पाचन तंत्र हम लोगों को आज ही खत्म करना है, चाहे जितना देरी लग जाए। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो हम लोग पहले पाचन तंत्र के पूरे स्ट्रक्चर को ठीक से समझते हैं। फिगर यहाँ पर बना हुआ है और पहले हम सभी पार्ट्स का नाम हम लिख देते हैं। नाम हिंदी में इंग्लिश में कोशिश करेंगे कि दोनों में हम लिख पाएँ। सबसे पहले ये जो दोनों होंठ के बीच में जो छोटा सा गैप रहता है, दोनों होंठ और दांत के बीच में जो छोटा सा गैप है, इस गैप को हम कहते हैं माउथ। इस गैप को बोलते हैं माउथ। माउथ यानी कि मुंह या मुख। ठीक है, ये माउथ क्या है, तो दोनों होंठ और दांत के बीच जो छोटा सा गैप है, इस छोटे से गैप को हम बोलते हैं माउथ। क्लियर? माउथ के अंदर एक कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी या इसी को ओरल कैविटी भी कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है, अब ये जो बक्कल कैविटी है इसमें दांत होगा, जीभ होगा, दांत जीभ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक, अब ध्यान देना है, ये जो बक्कल कैविटी है इसके ठीक पीछे का जो भाग है ना, जहाँ से हम लोग भोजन को, चबाए हुए भोजन को निगल जाते हैं, तो वो बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे का, जिसको हम लोग कंठ बोलते हैं ना, कि जहाँ से भोजन को निगलने का काम करते, वो भोजन फिर पेट में चला जाता है, तो ये वाला भाग कहलाता है फेरिंग्स। ये वाला भाग कहलाता है फेरिंग्स।
फेरिंग्स का हिंदी मेरे ध्यान में है नहीं, तो हम फेरिंग्स ही लिख देते हैं, ठीक है, फेरिंग्स। ठीक, हिंदी होता है लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है हिंदी, कोई बात नहीं, फेरिंग्स ज़्यादा पॉपुलर नाम है। अब बक्कल कैविटी में तो भोजन को चबाते हैं, फेरिंग्स के जगह से भोजन को निगल लेते हैं, तो निगला हुआ जो भोजन है वह एक पाइप के माध्यम से नीचे पेट में आ जाता है। इस पाइप को, ये जो पाइप है, इस पाइप को हम कहते हैं इसोफेगस, इसको बोलते हैं इसोफेगस। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, या हम इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये जो इसोफेगस नाम का पाइप है इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास नली के माध्यम से निगला हुआ भोजन आएगा और यहाँ पर एक बड़ी सी थैली के समान स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यही हमारा मेन पेट है जिसे हम बोलते हैं स्टोमक। इसको बोलते हैं स्टोमक, इसको हिंदी में बोलते हैं आमाशय, इसको हिंदी में बोलते हैं आमाशय, ठीक है। अब भोजन कहाँ गया? स्टोमक में आ गया। स्टोमक में कुछ देर भोजन रुकेगा, थोड़ा थोड़ा भोजन का पाचन होगा, फिर स्टोमक का जो पिछला भाग है वहाँ से एक पतला सा नली निकला हुआ है, और ये देखो ये नली यहाँ से निकला है और फिर ये नीचे गया और नीचे आकर इस मोटी नली के पीछे से यहाँ निकला और काफ़ी ज़्यादा ये क्वाइल्ड हो गया, कुंडलित हो गया और घूमते फिरते जो है एक मोटी नली में जा कर के ओपन हो गया। फिर ये वाली जो मोटी नली है ये ऊपर गया इधर, फिर नीचे आया और लास्ट में ये समाप्त हो गया। तो हमें इस स्टोमक के बाद दो तरह का नली दिखाई पड़ रहा है, पतला वाला और मोटा वाला। ठीक, स्टोमक के ठीक बाद स्टोमक के पिछले भाग से जो पतला वाला नली जुड़ा हुआ है इस तरह से, जो काफ़ी ज़्यादा कुंडलित है, ये नली काफ़ी लंबी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर इसकी जो लंबाई है ना वो 6 से 7 मीटर होती है, काफ़ी ज़्यादा पेट के अंदर में वो कुंडलित रहता है। तो हम इस पतले वाले नली को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और इस मोटे वाले नली को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पर ध्यान देना है। ये जो स्टोमक के बाद ये जो पतला सा नली यहाँ पर निकला हुआ है, इस पतले से नली को क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 3 भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 3 भाग। कौन कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरू का भाग है, ये ऊपर वाला भाग, ये वाला शुरू का भाग, इसे हम कहते हैं डुओडिनम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डुओडिनम, शुरू का भाग। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये बीच वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं जेजुनम। ठीक, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पीछे का जो भाग है ये कहलाता है इलियम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना भाग हो गया? 3 भाग। तीनों को हम मिला करके क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। अब हम इन तीनों का हिंदी नहीं लिख पाए, तो ध्यान से समझ लेना है कि स्टोमक के बाद जो पतली सी नली निकल के काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, ये कुंडलित रहती है, इस नली को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं। शुरू का भाग कहलाता है डुओडिनम, बीच का भाग कहलाता है जेजुनम और सबसे पीछे का भाग कहलाता है इलियम। तीनों को मिला देंगे तो ये कहलाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर देखो कि ये एक मोटी नली में जाकर के प्रवेश कर गया। अब ये है मोटी नली, इस मोटी नली को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो शुरू का भाग होता है ना, ये
शुरू का जो भाग है ये थोड़ा सा फुला हुआ टाइप का होता है। तो इतना सा भाग, ध्यान से देखना है, इतना सा भाग जो है ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फुला हुआ टाइप का है। इस पार्ट को हम कहते हैं सीकम, COECUM, ठीक है, सीकम, COECUM। पढ़ना क्या है? सीकम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं, सीकम पढ़ेंगे। तो हम क्या बोले, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो शुरू का थोड़ा सा फुला हुआ जो भाग है ये कहलाता है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट का थोड़ा सा फुला हुआ भाग है, देखो ये लास्ट का फुला हुआ भाग ये भी है, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम हो गया ये, ठीक। तो शुरू का फुला हुआ भाग सीकम, लास्ट का फुला हुआ भाग रेक्टम। अब बीच में क्या बच गया? बीच में तो ये लंबा सा हिस्सा बच गया, बचा कि नहीं? एक लंबा सा पार्ट बच गया। इस लंबे से पार्ट को हम कहते हैं कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन। और तीनों को मिला देंगे ये कहलाएगा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। अरे समझ में? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, शुरू का फुला हुआ भाग सीकम, लास्ट का फुला हुआ भाग रेक्टम, और दोनों के बीच का जो लंबा सा भाग होता है ना, इसको बोलते हैं कॉलन। और तीनों को मिला देंगे तो ये कहलाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब जहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में ज्वाइंट हुआ है, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ा है, उस जगह एक छोटा सा बेलनाकार स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है। इस अंग को कहते हैं अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो ये जो निकला हुआ टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये कहलाता है अपेंडिक्स। यह हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब हमारे शरीर में इसका कोई भी कार्य नहीं है, ये बेकार का अंग है, इससे मनुष्य को कोई भी फायदा नहीं होता है। कभी कभी ये तकलीफ ही पहुंचाता है, किसी किसी व्यक्ति में अपेंडिक्स साइज में हो जाता है बड़ा, तो फिर वो उसके यानी कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन इसके ऊपर लिपटने लगता है, फिर पेट में दर्द होने लगता है, फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट करके हटा देता है। और काट करके हटाने से मनुष्य को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अपेंडिक्स का तो हमारे शरीर में कोई काम ही नहीं है। अब लीवर को काट के हटा दिया जाए, किडनी को काट के हटा दिया जाए, तो वह सब तो बहुत ज़रूरी अंग है। लीवर को काट के हटा देंगे, खाना कैसे पचेगा? किडनी को काट के हटा देंगे तो ब्लड साफ कैसे होगा? मनुष्य तुरंत मर जाएगा। लेकिन कि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, इसलिए इसको काट के हटा दिया भी जाएगा तो भी मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होगा। क्लियर? अब और क्या क्या पार्ट बच गया है? बहुत सारा पार्ट भी बचा हुआ है। देखना, ये जो रेक्टम है ना, रेक्टम में एक छिद्र है, रेक्टम में एक छिद्र है, और ये छिद्र बॉडी के बाहर ओपन हो रहा है। इस छिद्र को कहते हैं एनस, इस छिद्र को बोलते हैं क्या? एनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टोमक के नीचे जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडिनम वाला भाग है, इस डुओडिनम के पास से एक नलीधर निकला हुआ है, और यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती के जैसा डिजाइन हमको दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है? तो ये है पैंक्रियाज, ये है पैंक्रियाज। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय, ठीक है, ये है पैंक्रियाज अग्न्याशय। अब ये क्या काम करता है हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम थोड़ी देर में बताएंगे कि ये पैंक्रियाज क्या काम करता है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि पैंक्रियाज वाली नली से ही एक और नलीधर निकला हुआ है, और यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये है लीवर। लीवर, लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। लीवर को हिंदी में क्या बोलेंगे? यकृत, ठीक है। और लीवर में ही एक छोटा सा गोल पार्ट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं
गॉल ब्लेडर, इसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर। और गॉल ब्लेडर से एक नली इस तरह से निकला हुआ है जो कि पेंक्रियाज की नली के साथ में जाकर के ज्वाइंट हो गया है। तो हम इस नली को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ये क्या है, बाइल डक्ट। अब ये सब किस तरह से कार्य करता है वो भी हम लोग आज ही कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। अब यहाँ और कुछ बचा हुआ है। हम देख रहे हैं कि स्टोमक के ऊपर एक पट्टी है, यहाँ पर स्टोमक के ऊपर एक पट्टी है ना, ये पट्टी, इस पट्टी को कहते हैं डायफ्राम। इस पट्टी को बोलते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम है क्या, देखो ये जो छाती है ना, इसके अंदर में क्या है, फेफड़ा है, लंग्स है ना, इसके अंदर में क्या है, फेफड़ा, लंग्स। तो वो फेफड़ा जिस खाली जगह में है उस खाली जगह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी यानी कि ये फेफड़ा जिस खाली जगह में है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और ये जो पेट वाला एरिया है ना, अगर हम ये सबको जैसे हम हटा देते हैं तो एक खाली सा जगह जहाँ बचेगा वो खाली जगह कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। यानी पेट के अंदर जो खाली भाग है वो कहलाएगा एब्डोमिनल कैविटी, और ये छाती के अंदर जो खाली भाग है ये कहलाएगा थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी ये हो गया, एब्डोमिनल कैविटी ये हो गया। इन दोनों के बीच में एक पट्टी मौजूद है, एक पसरा हुआ एक पट्टी यहाँ पर मौजूद है, और इस पट्टी को बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, थोरेसिक कैविटी को अलग रखता है, एब्डोमिनल कैविटी को अलग रखता है। यानी ये इसके ऊपर में लंग्स होगा, फेफड़ा होगा। अभी हम फेफड़ा का फिगर नहीं बनाए हैं क्योंकि वो फेफड़ा का जो फिगर है वो तो श्वसन तंत्र का भाग है। तो जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो फेफड़ा का भी फिगर जानेंगे। अभी हमको पाचन तंत्र से मतलब है, तो भोजन को पचाने में जो भी अंग इन्वॉल्व होता है हम केवल उन्हीं अंग के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर है फेफड़ा, इधर होगा फेफड़ा और नीचे हो गया पेट वाला भाग। तो इन दोनों भाग को एक दूसरे से अलग रखने का काम करता है ये पट्टी जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेड कलर से जो फिगर में बना हुआ है ये क्या है, ये रेड कलर से जो बना हुआ है ये है क्या, तो ऊपर में हमें एक पीस दिखाई पड़ रहा है, नीचे 2 पीस दिखाई पड़ रहा है। तो टोटल कितना पीस दिखाई पड़ा, 3 पीस। लेकिन ये 3 पीस होता नहीं है, ये 3 पेयर्स होता है, 3 जोड़ी, मतलब 6 पीस। अब 6 पीस तो नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअली है क्या, जैसे कि अभी हम इधर से हैं तो मेरा कितना कान तुमको दिख रहा है, एक कान इधर का, इधर वाला तो नहीं दिख रहा है। तो एक कान तुमको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, हमको एक ही कान है क्या, नहीं, कान तो 2 है, एक इधर है, ढका गया है, इस साइड में है ना। उसी तरह से ये जो है सेलिवरी ग्लैंड, ये है लार की ग्रंथि, जिससे ये है एक सेलिवरी ग्लैंड, लार की ग्रंथि। इसके पीछे साइड भी एक और सेलिवरी ग्लैंड होगा। यहाँ 2 दिखाई पड़ रहा है, दोनों के पीछे, प्रत्येक के पीछे एक और सेलिवरी ग्लैंड होगा। यानी ये जो 3 पीस दिखाई पड़ रहा है ना, इसके पीछे भी एक एक पीस सेलिवरी ग्लैंड होगा। यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 पीस लार की ग्रंथि। मुंह में लार आते रहता है ना, तो लार जहाँ पर बनता है उस अंग को हम बोलते हैं लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड लिख देते हैं। तो ये है सेलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। कितना पीस है तो लिख देते हैं 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार की ग्रंथि मौजूद है हमारे मुंह में। यानी हमारे मुंह में जो है वो 3 जोड़ी यानी कि 6 पीस लार स्रावित करने वाली ग्रंथि है। जैसे कुछ खाते हैं, लार ग्रंथि से लार निकलता है, भोजन में मिल जाता है, भोजन को गीला बनाता है, और उस लार में टाइलिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट है, और वो टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। तो भोजन के पाचन में ये हेल्प करता है। तो हमको लगता है कि नाम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और हम यहाँ फिगर का भी नाम लिख सकते हैं नीचे में। ये फिगर क्या चीज़ का है, बोलेंगे ह्यूमन
डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र का ये फिगर हुआ। अब हमें इसको डिटेल्स में पढ़ना है, तो यहाँ जो हम लिखे हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको बांट दिया गया है दो भाग में। मानव पाचन तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। कौन कौन? मानव पाचन तंत्र को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। कौन कौन? तो एक है एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में इसको बोलते हैं आहार नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पाचन ग्रंथियां। समझना है ध्यान से हम क्या बता रहे हैं। पाचन तंत्र को बांटा गया है दो भाग में। पाचन तंत्र को बांटा गया है दो भाग में। कौन कौन? एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि पाचन ग्रंथियां। यह है क्या? पहले हम लोग समझते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल कहाँ है। जैसे भोजन को हम लोग कहाँ से खाते हैं? माउथ से। माउथ से भोजन को मुंह में डाले, बकल कैविटी में भोजन गया, उसको चबाते हैं, फेरिंग्स की सहायता से निगलते हैं। निगला हुआ भोजन इसोफेगस से होकर के कहाँ आएगा? स्टोमक में आएगा। इस रास्ता को पहचानना है। पहचानो कि किस रास्ते से होकर भोजन पास कर रहा है। कहाँ पर डाले? देखो माउथ में डाले, कहाँ गया फिर भोजन? बकल कैविटी में गया। बकल कैविटी से कहाँ गया? फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स से भोजन कहाँ गया? इसोफेगस में। इसोफेगस से कहाँ गया? स्टोमक में। स्टोमक से फिर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले किस भाग में जाएगा? डुओडिनम में। डुओडिनम से पास करके जाएगा जेजुनम में। जेजुनम से कहाँ जाएगा? इलियम में। और इलियम से फिर पास होकर के कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा ना। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले किस भाग में जाएगा? सीकम में। सीकम से फिर किस भाग में जाएगा? कॉलन में। और कॉलम से फिर किस भाग में जाएगा? रेक्टम में जाएगा ना। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक भोजन पहुंचते पहुंचते भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यानी कि भोजन में जो भी पचने वाला सब्सटेंस है, जो भी पचने लायक जो पार्ट है वो पच जाता है, और जो नहीं पचने वाला है वो फिर रह जाता है। तो जो पचा हुआ जो भोजन रहता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरा शरीर में फैल जाएगा, जो पचा हुआ भोजन है। और जो बिना पचा हुआ भोजन है वो कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये बिना पचा हुआ भोजन लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के आगे बढ़ता है, और फिर लास्ट में कहाँ पे जमा रहेगा? रेक्टम में जमा रहेगा। और फिर यहाँ से इस अनपचे भोजन का शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है। ठीक, रास्ता समझ में आया कि भोजन किस रास्ते से होकर के पास किया। फिर से बोल देते हैं, माउथ से भोजन को हम डालते हैं बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फिर फेरिंग्स होकर के आ गया इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बॉडी के बाहर निकलता है ना। तो ये पूरा रास्ता जो है भोजन को पास करने का जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। इस रास्ता को हम बोलेंगे क्या? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। इसकी लंबाई कितनी होती है पता है? मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर। अब सोचो कि 1 मीटर लगभग इतना होता है ना, 1 मीटर। और हमारे पूरे शरीर की लंबाई कितनी होगी? अगर हम मीटर के हिसाब से बोलें तो 2-2.5 मीटर होना चाहिए, पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं, जो भी हो। तो हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये क्या है? तो ये है लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नली। बोलेंगे इसको क्या? कुंडलित, कुंडलित लिखे हैं, कुंडलित, हाँ ठीक है, कुंडलित नली। यानी कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसकी पूरी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, लेकिन ये इतना सा भाग में सेट है। क्यों? क्योंकि ये नली काफ़ी ज़्यादा कुंडलित है। एक बड़ा सा पाइप है
जो जिसको समेट दिया गया है, छोटे से जगह में उसको समेट दिया गया है, वो छोटे से भाग में भी सेट हो गया है। 8 से 10 मीटर लंबा तो मनुष्य का शरीर भी नहीं है, तो फिर इसमें कैसे सेट है? कुंडलित होने की वजह से। ये पाइप काफ़ी ज़्यादा घुमा हुआ है, ये कम जगह में सेट कर जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एलिमेंट्री कैनाल का जो शुरुआती भाग है वो क्या है? माउथ, ठीक। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? वो हो गया एनस। एलिमेंट्री कैनाल में 2 छिद्र है। एक छिद्र जहाँ से भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है वो हो गया माउथ। दूसरा छिद्र जहाँ से अन्नपची भोजन को बॉडी के बाहर निकाला जाता है वो हो गया क्या? एनस, ठीक। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो माउथ से शुरू होता है और एनस में जाकर के समाप्त हो जाता है, ठीक। अब क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियाँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स शरीर का वह अंग है जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करता है। पाचन ग्रंथि शरीर का वह अंग होता है जो कि भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करता है। जैसे हम लोग भोजन को जैसे मुंह में डालते हैं, रोटी को मुंह में डाले चबा रहे हैं, लार की ग्रंथि से लार निकल जाएगा, लार में एंजाइम मौजूद है और वह एंजाइम थोड़ा थोड़ा भोजन को पचाना शुरू कर देगा। तो ये जो लार की जो ग्रंथि है, जहाँ पर लार बनता है, ये जो लार की ग्रंथि है, ये खुद एक क्या है? पाचन ग्रंथि है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार का पाचन ग्रंथि मौजूद है। एक तो हो गया लार ग्रंथि, और भी 4 है। तो मुख्य 5 प्रकार का पाचन ग्रंथि हमारे शरीर में मौजूद है। तो कौन कौन सा है, जरा सा हम लोग एक तरफ से इसका भी नाम देखते हैं। तो पहला जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, जो फिगर में दिखाई पड़ रहा है ये लार ग्रंथियां 3 जोड़ी 6 पीस मौजूद है। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार, सैलिवा, और उसमें क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? उतना जानना जरूरी नहीं है। टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम, ठीक है। और वो क्या करेगा? भोजन में मिल जाएगा, भोजन को पचाने का काम करेगा। भोजन के पाचन का मतलब है कि जो भोजन का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है ना वो टूटेगा और टूट टूट करके वो छोटे छोटे अणु में वो बदल जाएगा, तो इसको बोलते हैं भोजन का पाचन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो है स्टार्च। हम लोग जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें क्या है? स्टार्च है, बड़ा मॉलिक्यूल है। अब जैसे मुंह में डालेंगे, उसको चबाएंगे, तो जो हमारे बॉडी में जो पाचन होता है स्टार्च का, पहले स्टार्च टूटेगा और बना लेगा क्या? माल्टोज। फिर माल्टोज भी आगे चल करके टूटेगा और बना लेगा ग्लूकोज। तो पहले स्टार्च टूटा, क्या बना? माल्टोज। फिर माल्टोज टूटा, क्या बना? ग्लूकोज। और जैसे ग्लूकोज बना तो भोजन का पाचन हो गया, स्टार्च का पाचन हो गया। तो ये स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल था, बड़ा बड़ा अणु था, और जब वो स्टार्च टूट करके बन जाता है ग्लूकोज तो उसका पाचन हो गया, ठीक है। फिर हमारे शरीर की जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, ये इस छोटे छोटे भोजन के अणु को आराम से ग्रहण कर सकती है। और हमारे शरीर की कोशिकाओं में भोजन के बड़े अणु को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। डायरेक्ट स्टार्च को हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसको टूटना पड़ेगा, उसको सरल जो छोटे छोटे यौगिक में उसको बदलना पड़ेगा, और यही प्रोसेस कहलाता है पाचन। तो एक ग्लैंड है क्या? सैलिवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथियाँ। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? ये जो स्टोमक है ना, स्टोमक की जो दीवार है, स्टोमक की जो दीवार है, इस स्टोमक की दीवार में भी छोटी छोटी बहुत सारी ग्रंथि मौजूद है। स्टोमक की दीवार में छोटी छोटी बहुत सारी ग्रंथि मौजूद है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? जठर ग्रंथि। और ये जो इसके दीवार में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद है, जठर ग्रंथि मौजूद है, उससे एक रस निकलता है, उस रस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर है? स्टोमक की दीवार में है।
उससे एक रस निकलेगा स्टोमक में, उस रस का क्या नाम, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। उसमें भी एंजाइम है और वो भी भोजन में मिल जाएगा और भोजन को पचाने का काम करेगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, तो थर्ड है लीवर। लीवर यानी कि हो गया यकृत। तो यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं ये लीवर है। इस लीवर से भी एक लिक्विड निकलता है जिसको बोलते हैं बाइल, या हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। इस लीवर से एक लिक्विड निकलेगा जिसको बोलते हैं बाइल, हिंदी में बोलते हैं पित्त रस। निकल करके वो आता है गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर से जो पाइप है बाइल डक्ट, उस रास्ते से होकर के आएगा ये पेंक्रियाज वाली नली में। पेंक्रियाज वाली नली से फिर इधर आ जाएगा कहाँ, डुओडिनम में। और डुओडिनम में जो भोजन रहेगा उस भोजन में वह बाइल मिल करके उस भोजन को पचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये तीसरा कौन सा ग्रंथि है, लीवर। इसके बाद जो चौथा ग्रंथि है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, यहाँ फिगर में दिखाई पड़ रहा है। यही क्या है, पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है इससे भी एक रस निकलता है। एक रस यहाँ से बाहर निकलेगा और वो रस आ जाएगा कहाँ, डुओडिनम में। उस रस को हम बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशयिक रस। पैंक्रिएटिक जूस, अग्न्याशयिक रस। और वो भी आकर के इस डुओडिनम में भोजन में मिल जाएगा और भोजन को पचाने का काम करेगा। एक लास्ट ग्रंथि है, एक 5वां नंबर ग्रंथि है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं आंत्रीय ग्रंथि। नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, उम्मीद है दिखाई पड़ रहा होगा। तो लास्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंत्रीय ग्रंथि। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत, उसकी दीवार में मौजूद है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की दीवार में छोटी छोटी बहुत सारी ग्रंथि मौजूद है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंत्रीय ग्रंथि। और उससे भी लिक्विड निकलता है और वह छोटी आंत में जाकर के मिल जाएगा। तो उस लिक्विड को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रीय रस, या इसी को बोला जाता है सक्कस इंटेरिकस। हम बोले कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी दीवार में छोटी छोटी बहुत सारी ग्रंथि मौजूद है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और उस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो लिक्विड निकलेगा उसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। हिंदी में बोलते हैं आंत्रीय रस। ठीक है, और वो भी भोजन में जाकर के मिलेगा और भोजन को पचाने का काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तक में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र का हो गया दो भाग, एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथि। तो अभी जो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो एलिमेंट्री कैनाल का डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, यानी आहार नाल का डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड का डिटेल्स पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, वो सिलेबस का चीज़ नहीं है। डाइजेस्टिव ग्लैंड बस नाम देख लो और जितना हम बात समझाए उसको ध्यान में रखना। बाकी हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना क्या है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। तो हम लोग जान गए हैं कि आहार नाल जो है ये क्या है, तो ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नली है। आहार नाल स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से, और ख़त्म होता है कहाँ पर जाकर के, एनस में। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हम तुरंत फिर अभी आते हैं अगले पेज के साथ जहाँ पर हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल के पार्ट्स को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें, लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आहार नाल के भाग।
ठीक है। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के भाग कौन कौन सा भाग है? फर्स्ट भाग क्या है? तो फिगर में दिखाई पड़ रहा है क्या है? माउथ, मुख। माउथ हम किसको बोलते हैं? तो दोनों होंठ और दांत के बीच के छोटे से गैप को बोलते हैं माउथ। होंठ ऐसे, माउथ बंद हो गया, होंठ ओपन रखेंगे, माउथ खुल गया, तो माउथ ये छोटा सा गैप होता है, ये कोई खास चीज़ है नहीं, इसलिए माउथ से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तो उसके अंदर का जो कैविटी है, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आहार नाल का जो फर्स्ट भाग है वो हम लिखते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। ठीक है, बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। ध्यान से समझना है बकल कैविटी है क्या। चलो, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का जो पहला भाग है वो क्या हो गया? बकल कैविटी। अगर हम माउथ को छोड़ देते हैं तो बकल कैविटी हो गया एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट भाग। बकल कैविटी एक कैविटी है, कैविटी मतलब एक खोखला टाइप का जगह है, एक खाली टाइप का जगह है, और इस बकल कैविटी में दो खास चीज प्रेजेंट है। एक तो हो गया दांत और दूसरा हो गया जीभ। एक हो गया दांत और दूसरा क्या हो गया? जीभ। ठीक है, तो एक हो गया, इसमें क्या है? दांत है। तो चलो हम दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। दांत यानी कि टीथ, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब एक से ज़्यादा दांत। तो दांत भी है और इसमें जीभ भी मौजूद है। तो पहले हम लोग दांत के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जो बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें यानी कि छोटा बच्चा का मतलब है कि 4 साल 5 साल का जो बच्चा रहता है उसमें 20 दांत होता है। बच्चा में कितना दांत होता है? 20 दांत। यानी कि बच्चों में कितना दांत होता है? 20 दांत होता है। ठीक है, और इस 20 दांत को हम कहते हैं मिल्क टीथ। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। ध्यान से समझना है, जो छोटा बच्चा होता है 4 साल 5 साल का, उसके मुंह में कितना पीस दांत होगा? 20 दांत। इस 20 दांत को क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ। अब जैसे बच्चा का उम्र हो जाता है 6 साल 7 साल का, तो धीरे धीरे ये दांत टूटने लगता है और इसके स्थान पर नया दांत उत्पन्न होता है। तो जो नया दांत उत्पन्न होगा वो कहलाता है परमानेंट टीथ। वो कहलाता है क्या? परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ का संख्या कितना होता है? तो जो वयस्क मनुष्य है, जो एडल्ट ह्यूमन है, जो बड़ा जो एजेड व्यक्ति है, उसमें परमानेंट टीथ का जो संख्या है वो होता है 32, 32 बोलते हैं ना, 32 दांत। मनुष्य में कितना दांत? 32 दांत। ठीक है, मतलब बड़े व्यक्तियों में कितना दांत होता है? वो 32 दांत होता है। तो लिखते हैं, लिख दिए क्या? बच्चों में 20 दांत होता है और वयस्क लिख देते हैं। ठीक है, वयस्क में यानी कि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसमें कुल कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। और इस 32 दांत को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं। आया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट टीथ बोलेंगे। बच्चा में 20 दांत जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, और बड़े व्यक्ति में 32 दांत जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। क्लियर? अब दांत कितने तरह का होता है? तो हम सबके मुंह में दांत होता है 4 तरह का। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। तो हम लोग के मुंह में 4 तरह का दांत है। कौन कौन? तो परिणाम लिख देते हैं। इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, और फिर चौथा है मोलर। ठीक है, तो हम लोग के मुंह में कितना दांत, कितना तरह का दांत है, कितने प्रकार का दांत है? तो 4 प्रकार का दांत है। हम सबके मुंह में 2 जबड़ा है, एक जबड़ा नीचे है और एक जबड़ा ऊपर है। जाओ जबड़ा, एक जबड़ा नीचे एक जबड़ा ऊपर, और दोनों जबड़े में दांत मौजूद है कि नहीं?
तो इंसीजर हम किसको बोलेंगे? ये बिल्कुल सामने का जो 4 दांत नीचे है, 4 दांत ऊपर। ध्यान से समझना क्या हम बोल रहे हैं। एकदम से सामने का, जहाँ हम जैसे सेब को काटना है, सेब को काटते हैं, अमरूद को काटते हैं, तो ये बिल्कुल सामने का, नीचे का 4 दांत, ऊपर का 4 दांत, 4 4 8 दांत, इसको हम बोलते हैं इंसीजर। तो इंसीजर का जो नंबर है, जो संख्या, वो कितना हो गया? 8 हो गया। 4 ऊपर, 4 नीचे, ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में भी 4, कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक। अब इस इंसीजर के जस्ट बगल में एक पीस दांत होता है नुकीला वाला, एक पीस यहाँ से, जिससे गन्ना हम लोग चीरते हैं ना, गन्ना, शुगर केन, उसको चीरते हैं तो साइड में से दबाते हैं, अब पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो चीरा जाता है, फिर उसको खाते हैं। तो चीरने फाड़ने का काम किया आता है इस नुकीले दांत से। तो इस नुकीले दांत को बोलते हैं कैनाइन। तो 1 पीस इंसीजर के जस्ट बगल में, 1 पीस नीचे, 1 पीस ऊपर, 2 हो गया, और 2 इस साइड में होगा, कितना हो गया? 4 हो गया। तो इंसीजर के जस्ट बगल में चारों तरफ जो है वो एक एक पीस नुकीला दांत होता है, और इस नुकीले दांत को हम बोलते हैं कैनाइन। इसका संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। बाकी नहीं। अब इस कैनाइन के जस्ट बगल में मौजूद है मोलर, यानी कि वो जिसको हम चहुआ बोलते हैं ना, वो है। तो वो भी 2 तरह का होता है, छोटा साइज का, बड़ा साइज का। जो छोटा वाला साइज का चहुआ है हम उसको बोलते हैं प्री मोलर, और उसके भी पीछे साइड में जो बड़ा वाला चहुआ है उसको हम बोलते हैं मोलर। तो सबसे सामने 4 दांत नीचे, 4 दांत ऊपर जो है ये कहला गया इंसीजर। इसके जस्ट बाद नुकीला वाला कहलाता है कैनाइन, और उसके भी बाद में जो छोटा साइज का 2 पीस चहुआ रहता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर इधर 2, ऊपर 2 4, और 4 4 इधर हो गया 8। तो प्रीमोलर का भी नंबर कितना होता है? 8 होता है। ठीक। इसके बाद बड़ा साइज का चहुआ होता है इधर 3 पीस, 3 3 6 और 6 12। तो उस बड़े साइज के चहुआ को हम बोलते हैं मोलर। इसका संख्या कितना होगा? 12 होगा। ठीक है। तो 12 पीस हो गया मोलर। 12 पीस तो मोलर होता है, लेकिन शुरू में ये 12 पीस उत्पन्न नहीं होता है। शुरुआती समय में 8 पीस ही उत्पन्न होगा। शुरुआती समय में मोलर का संख्या कितना होगा? 8, यानी कि 2 पीस इधर, 2 पीस इधर, 2 2 4 और 4 8 हो गया। तो जब 8 पीस रहेगा, अच्छा गिनते हैं जरा सा, 8 4 12 और 8 20, 20 और 12 32 हो गया। लेकिन हम बोले कि मोलर जो है वो शुरू में, शुरुआती समय में, यानी कि 15 साल तक में, 15 साल के उम्र तक में मोलर का जो संख्या होता है वह 8 ही होता है। 15 साल के बाद किसी भी उम्र में धीरे धीरे 4 दांत उत्पन्न होता है। तो 8 पहले उत्पन्न होगा, और 15 साल के बाद फिर बाकी 4 दांत उत्पन्न होगा। तो वो जो 4 दांत लास्ट में बाद में उत्पन्न होगा वो 15 साल के बाद किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी में उत्पन्न हो ही नहीं, जीवन गुजर जाएगा, बूढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन उसमें वो लास्ट का 4 दांत हो सकता है उत्पन्न ना हो, ऐसा हो सकता है। तो किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकता है। तो मोलर टीथ जो होता है ना, वो लास्ट का, अंतिम का जो 4 दांत होता है हम उसको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्ल दांत। अक्ल दांत बोलते हैं ना, अकल चहुआ, अकल दांत बोलते हैं ना। अकल चहुआ हुआ कि नहीं हुआ, अकल दांत हुआ कि नहीं हुआ, अकल आया कि नहीं आया। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ज़्यादा उम्र होने के बाद ये दांत उत्पन्न होता है। मेरे मुंह में अभी 29 दांत है, मतलब ये कि एक अकल दांत अभी उत्पन्न हो चुका है, अभी 3 आना बाकी है। आएगा कभी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जो वयस्क व्यक्ति है उसमें कुल 32 दांत होता है। 32 दांत में से 4 दांत लेट से आएगा, 15 साल के बाद आएगा, और 15 साल तक में वो 28 दांत ही उत्पन्न होता है। और अंतिम का जो 4 दांत उत्पन्न होगा सबसे लास्ट में, वो कहलाता है क्या? विजडम टीथ, यानी कि अकल दांत। क्लियर? अब हम लोग जरा सा समझते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ। क्या समझते हैं? पार्ट्स ऑफ टीथ, यानी दांत के भाग।
एक पढ़े टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार, एक पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ टीथ, दांत के भाग। एक दांत जो होता है ना उसका कौन कौन सा हिस्सा होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, एक दांत का फिगर हम बना देते हैं। चलो हम ब्लू स्केच का यूज करते हैं। चलो ये हो गया, एक दांत हो गया, ठीक है। चलो ये दांत है और दांत का कुछ भाग जो है वह मसूड़ा के अंदर दबा रहता है और कुछ भाग है जो कि मसूड़ा के ऊपर रहता है। देखो दांत जो होता है ना वो दांत का कुछ हिस्सा गम मसूड़े के अंदर दबा रहता है और दांत का कुछ हिस्सा मसूड़े के ऊपर रहता है जो कि हमें दिखाई पड़ता है, ठीक। तो दांत का जो भाग मसूड़े के अंदर धंसा हुआ रहता है इस भाग को हम कहते हैं रूट, ठीक है। दांत का जो भाग मसूड़े के अंदर नीचे दबा हुआ रहता है जो हमें ऐसे बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। और दांत का जो भाग मसूड़ा के ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं क्राउन। यानी कि दांत का जो भाग हमें दिखता है ना ये दिखने वाला, हम इसको बोलते हैं क्या, क्राउन। और जो मसूड़ा के अंदर में दबा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं रूट। अब ये जो क्राउन है इस क्राउन के ऊपर एक वाइट कलर का चमकदार परत रहता है, एक सफ़ेद कलर का चमकदार परत होता है। ऐसा करते हैं, वो थोड़ा सा हम अलग स्केच का हम यूज करते हैं, उसको अलग कलर से हम दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम बोले कि दांत के ऊपर एक वाइट कलर का चमकदार परत होता है, दांत है ना, इसके ठीक ऊपर एक सफ़ेद कलर का चमकदार परत होता है, दिखाई पड़ रहा है, एक सफ़ेद कलर का। अभी फिगर में ग्रीन हो गया लेकिन रहता है कैसा, मतलब दांत कैसे चमकता है। तो जो जैसे कि घर के दीवार पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, घर के दीवार पर पेंट करते हैं तो बाहर से क्या दिख रहा है, पेंट दिख रहा है, मेन दीवार कहाँ है, वो तो अंदर में है। उसी तरह से जो दांत का जो पार्ट दिखता है ना वह दांत के ऊपर का एक समझ लो कि पेंट है, एक पॉलिश किया गया है, और मेन दांत कहाँ है, अंदर में है। तो हम बोले ये जो क्राउन है ना, दांत का ऊपर वाला भाग जो क्राउन है इसके ऊपर एक चमकदार पतला सा परत चिपका रहता है और इस परत को, ये जो परत है इस परत को हम कहते हैं, इधर से लिखने में नहीं बन रहा है, इधर आते हैं, इस परत को बोलते हैं इनामेल। इस परत को क्या बोलते हैं, इनामेल। और ये जो इनामेल है ना, ये जो इनामेल है ये मनुष्य के शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर भाग होता है। इनामेल पतला चमकदार परत है, यानी बोलेंगे पतला कठोर चमकदार, ठीक लिखे ना, चमकदार, ठीक है, चमकदार परत है, ठीक है। ये इनामेल क्या है, तो दांत के ऊपर पाया जाने वाला पतला कठोर चमकदार परत होता है और ये दांत की सुरक्षा करता है, दांत को मजबूती प्रदान करता है। और इस इनामेल के बारे में खास बात जान लो कि ये जो इनामेल है ये मनुष्य के शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग होता है। यह हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग है, यानी हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा कठोर हिस्सा है वो है दांत का इनामेल। हड्डी से भी ज़्यादा कठोर है, हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है ये। तो दांत का जो इनामेल है ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर भाग होता है, ठीक है। और ये जो इनामेल है ये क्या चीज़ का बना होता है, ये क्या चीज़ का बना होता है, तो ये बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यानी कि ये जो दांत का इनामेल है ना ये कैल्शियम फॉस्फेट नाम के कंपाउंड का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, CA3PO4 का होल 2,
ये है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, इसी का बना होता है ये दांत का इनामेल, और ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर भाग होता है। क्लियर? तो हम लोग दांत के बारे में समझ गए, ठीक है, दांत के बारे में समझे, और हमको तो जीभ के बारे में लिखना है, तो जीभ के बारे में कहाँ पर लिख दें, कहाँ लिख दें? दांत हो गया, चलो ऐसा करते हैं, जगह ही तो नहीं है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलो जीभ के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जीभ में, इसलिए हम यहीं पर लिख देते हैं। जीभ के बारे में थोड़ा सा जानना है कि जैसे ये है जीभ, ठीक है, ये क्या है? जीभ एक मांसल स्ट्रक्चर है। तो जीभ की सतह पर अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारा छोटा छोटा उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। जीभ की सतह पर बहुत सारा छोटा छोटा इस तरह से उभरा हुआ स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है। जीभ का जो ऊपर का सतह है ना, वह रुखड़ा होता है, रफ होता है, और पीछे का नीचे का जो सतह है ना, वो पूरा प्लेन होता है। तो ये जो ऊपर का सतह रफ है, ये क्यों रफ है? क्योंकि इसके सतह पर छोटा छोटा बहुत सारा घना घना उभार प्रेजेंट है, और इस उभार को हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। इस उभार को हम क्या बोलेंगे? ये छोटा सा जो उभार है ना, इस उभार को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टेस्ट बड्स। इस उभार को क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स। याद रखो, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटा छोटा बहुत सारा उभार पाया जाता है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। हिंदी में बोलते हैं स्वाद कलियां या स्वाद कलिकाएं। और ये जो टेस्ट बड्स है, इसी से हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, चाहे मीठा का पता चले, खट्टा का पता चले, नमकीन का पता चले, कोई भी भोजन का जो स्वाद होता है ना, भोजन के स्वाद का पता किसके वजह से पता चलता है? टेस्ट बड्स के वजह से पता चलता है। यानी कि जीभ की सतह पर छोटा छोटा बहुत सारा उभार पाया जाता है, उस उभार को हम टेस्ट बड्स कहते हैं, और यही टेस्ट बड्स है जिसके ऊपर जैसे भोजन को मुंह में डाले चबा रहे हैं, तो इस टेस्ट बड के ऊपर भोजन पड़ा हुआ है ना, तो टेस्ट बड का काम है उस भोजन से स्वाद को ग्रहण करना और स्वाद के सूचना को तुरंत ब्रेन तक पहुंचा देना। तो कुछ मीठा खा रहे हैं, तुरंत मीठापन के स्वाद को ये ग्रहण करेगा और ब्रेन तक पहुंचा देगा, तो हमको अनुभव होता है कि हम मीठा कुछ खा रहे हैं। नमकीन कुछ खा रहे हैं, तुरंत टेस्ट बड्स उस नमकीन का स्वाद को एक्सेप्ट करेगा और तुरंत ब्रेन तक पहुंचाएगा, तो हमें पता चलेगा हाँ नमकीन हम कुछ खा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बकल कैविटी में दांत को समझ गए। टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरह का दांत होता है। पार्ट्स ऑफ टीथ, दांत का कौन कौन सा भाग होता है, इनामेल के बारे में समझ गए, और जीभ में जो टेस्ट बड रहता है इसके बारे में भी समझ गए। ठीक, तो अभी तो एक ही पॉइंट हुआ है बकल कैविटी, अभी तो बहुत सारा पॉइंट बचा हुआ है। अच्छा, बकल कैविटी के जस्ट पीछे का भाग क्या कहलाता है? फेरिंग्स। बकल कैविटी के जस्ट पीछे का भाग क्या कहलाता है? फेरिंग्स, जहाँ पर कि भोजन को निगलने का काम किया जाता है। ये सब दांत का कार्य पता है। इंसीजर का काम है किसी चीज़ को काटना, केनाइन का काम है चीरना फाड़ना, और प्री मोलर और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाना, पीसना, महीन करना, ये सब काम है। जीभ की सहायता से हम लोग भोजन के स्वाद को भी ग्रहण करते हैं। जीभ की सहायता से हम लोग भोजन को पलटने का भी काम करते हैं। जीभ की सहायता से भोजन को निगलने का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ ये जो जीभ है ये हमें बोलने चालने में काफ़ी मदद करता है। जैसे हम बात करते हैं तो जीभ को किस तरह से हिलाते डुलाते हैं, अगर जीभ ना हो तो क्या बोल सकेंगे? नहीं। तो जीभ का बहुत सारा कार्य है। जीभ भोजन के स्वाद को भी ग्रहण करता है, जीभ भोजन को चबाने के दौरान पलटने का भी काम करता है, जीभ की सहायता से भोजन को हम निगल भी सकते हैं, और जीभ की सहायता से हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं। कितना सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो इतना सा समझ में आया तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींचना है, और ये पहला पॉइंट जो बकल कैविटी है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट होगा इसोफेगस यानी कि ग्रास नली। हम तुरंत आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पहले खींचो। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट बकल कैविटी को समझ गए। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? इसोफेगस। इसोफेगस
यानी कि ग्रास नली। ठीक है, हिंदी लिख दें, ग्रास नली। समझते हैं कि ये इसोफेगस है क्या? फेरिंग्स की सहायता से भोजन को निगल लेते हैं। निगला हुआ भोजन एक पाइप के माध्यम से नीचे आता है और ये स्टोमक में पहुंच जाता है तुरंत। तो जिस पाइप के माध्यम से निगला हुआ भोजन स्टोमक तक पहुंचता है, इसी पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। और इसोफेगस की जो लंबाई होती है वह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और ये निगले हुए भोजन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है? जैसे कि बकल कैविटी में भोजन को चबाते हैं, फेरिंग्स के पास से निगलते हैं, तो निगले हुए भोजन को ये स्टोमक तक पहुँचाने का काम करता है। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसोफेगस जो है यह एक नली है जो कि फेरिंग्स से स्टोमक तक फैला हुआ रहता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ये निगले हुए भोजन को कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है? स्टोमक तक पहुँचाने का काम करता है। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? तो स्टोमक। और ये स्टोमक को हिंदी में क्या बोलते हैं? आमाशय। तो ये स्टोमक अब है क्या? स्टोमक जो है यह एक थैली के समान स्ट्रक्चर है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग है। सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग ये जो स्टोमक है ना, देखो पूरा एलिमेंट्री कैनाल तो पाइप के समान है, तो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ भाग है वो कौन है? स्टोमक है। और ये एक थैली के समान है। तो ये जो स्टोमक है ये किसके समान है? तो ये है थैली के समान। ठीक, तो निगला हुआ भोजन कहाँ आएगा? तुरंत आ जाएगा स्टोमक में। स्टोमक में भोजन आने के बाद लगभग 3 से 4 घंटा तक यहाँ पर भोजन रुकता है। स्टोमक में भोजन आया, 3 से 4 घंटा यहाँ पर भोजन रुकेगा और स्टोमक का जो दीवार है ये थोड़ा सा सिकुड़ता फैलता है। जैसे थोड़ा थोड़ा सिकुड़ेगा फैलेगा तो भोजन पर अंदर में प्रेशर बनेगा और प्रेशर बनने के कारण भोजन का मंथन होगा, यानी कि भोजन महीन बनेगा और थोड़ा थोड़ा भोजन का यहाँ पर पाचन भी होता है। तो हम बोले कि स्टोमक में भोजन 3 से 4 घंटा तक रुकता है और इस बीच में ये स्टोमक का जो दीवार थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता फैलता है, जिसकी वजह से भोजन महीन बनता है। यानी कि भोजन का इस दौरान क्या होगा? भोजन का होता है मंथन और हल्का सा होता है भोजन का पाचन, यानी कि हम बोलेंगे उसको आंशिक पाचन। आंशिक पाचन यानी कि थोड़ा सा भोजन का होता है पाचन। हम बताए थे ना कि जो स्टोमक है इसके दीवार में छोटी छोटी ग्रंथि है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वहाँ से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस भोजन में आकर के मिल जाएगा और वो भोजन को पचाने का काम करेगा। तो थोड़ा सा ही पाचन होता है। पाचन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बकल कैविटी में और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्टोमक है, लगता है कि पेट है तो पेट में ही पूरा पूरी पाचन होता होगा, तो नहीं, पेट में पूरा पूरी पाचन होता नहीं है, बस थोड़ा सा, वो भी सिर्फ प्रोटीन का, हल्का सा प्रोटीन का पाचन होता है, ज़्यादा कुछ पाचन यहाँ पर होता नहीं है। तो अब एक बात समझना है कि जो स्टोमक है, इस स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो हम क्या बोले? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें? इंग्लिश में लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। यानी कि ये जो स्टोमक की जो दीवार है ना, इससे जो वो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रेजेंट रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर के मिल जाता है भोजन में। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर के मिल जाएगा कहाँ? भोजन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर कुछ खास कार्य करता है। कौन सा? अगर भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया आ चुका है, दूषित भोजन खा लिए, दूषित पानी पी लिए जिसमें कि कोई सूक्ष्मजीव था, कोई बैक्टीरिया था, वो हमारे शरीर में आकर के बीमारी फैला सकता है। भोजन के साथ, पानी के साथ कोई बैक्टीरिया हमारे पेट में जा चुका है, तो वो जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह भोजन के साथ आए रोगाणु या बैक्टीरिया सबको मारने का काम करता है। यानी कि बैक्टीरिया को क्या करेगा? ये
नष्ट करेगा, बैक्टीरिया को ये मारने का काम करता है। इतना समझ में आया। स्टोमक क्या है? एक थैली के समान स्ट्रक्चर है और स्टोमक जो है इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटा तक आकर के रुकता है। इस दौरान भोजन का मंथन और आंशिक पाचन होता है। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया सबको मारने का काम करता है। समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्टोमक, ये स्टोमक जो इसके कितने भाग होते हैं। तो अगर हम एक स्टोमक का फिगर अलग से बनाएं, अगर हम एक स्टोमक का फिगर अलग से बनाएं इस तरह से, है ना स्टोमक, तो एक स्टोमक का होता है 4 भाग। स्टोमक का जो यहाँ से यहाँ शुरुआत हुआ ये वाला भाग, तो ये जो फर्स्ट भाग है इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है। और ये थोड़ा सा उठा हुआ जो भाग है ये हो गया सेकेंड पार्ट, जिसको बोलते हैं फंडस या फंडिक पार्ट, ठीक। बीच का जो लंबा सा भाग है इसको बोलते हैं, ये हो गया तीसरा भाग, इसको बोलेंगे बॉडी पार्ट। और सबसे पीछे का ये वाला जो भाग है ये चौथा भाग हो गया, इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो स्टोमक का ये 4 भाग होता है। नाम जरा ध्यान से देख लेना है। स्टोमक का शुरुआत हुआ यहाँ से, इसके ऊपर है क्या इसोफेगस, ग्रास नली। तो यहाँ से स्टोमक का शुरुआत हुआ, ये वाला भाग कहला गया कार्डियक पार्ट, और ये उठा हुआ थोड़ा सा भाग कहला गया फंडस या फंडिक पार्ट। बीच का लंबा सा भाग कहला गया बॉडी पार्ट, और सबसे पीछे का भाग कहला गया पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम। पार्ट्स ऑफ स्टोमक समझ में आया। स्टोमक के कितने भाग? 4 भाग, ठीक। कौन कौन? कार्डियक पार्ट, फंडस या फंडिक पार्ट, बॉडी पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, ठीक। स्टोमक कंप्लीट। अब स्टोमक तो हो गया, 4 नंबर में क्या होगा? 4 नंबर में होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। चलो हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी को नहीं लिख रहे हैं, ठीक। छोटी आंत लिखा हुआ यहाँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? तो देखो स्टोमक के पीछे से एक नली निकला हुआ है और इसी नली को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर, काफ़ी लंबी नली है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा कुंडलित क्वाइल्ड रूप में ये मौजूद रहता है। इस वजह से ये छोटे से हम सेट कर गया है। लेकिन इसकी अगर इसको पकड़ के से खींच के फैलाया जाए, इसको पकड़ के खींच के फैलाया जाए तो हमारे बॉडी की लंबाई से कितना लंबा हो जाएगा? 6 से 7 मीटर लंबा है, ये बहुत लंबी है। और ये काफ़ी क्वाइल्ड कुंडलित टाइप से रहता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? फिगर में अभी बताए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग क्या है? डुओडेनम। दूसरा भाग, बीच का भाग क्या है? जेजुनम। और सबसे पीछे का लास्ट भाग क्या है? इलियम। अब अगर पूछा जाए कि इस तीनों भाग में कौन सा भाग है जो कि स्टोमक से कनेक्ट है, तो वो है डुओडेनम, है ना। लास्ट का भाग जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है वो क्या है? इलियम। और दोनों के बीच का भाग क्या है? जेजुनम। अब सबसे ज़्यादा लंबा भाग कौन है? तो वो है इलियम। याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो 3 भाग है ना, तो सबसे ज़्यादा जो लंबा भाग होता है वो होता है इलियम। लगभग इलियम की जो लंबाई है वो होती है 3.5 मीटर। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पूरी लंबाई अगर 7 मीटर है तो 7 में से 3.5 मीटर का कौन है? केवल इलियम है। तो इलियम की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है। सबसे छोटा होता है डुओडेनम, इससे बड़ा जेजुनम, और सबसे बड़ा होता है इलियम। तो इतना समझ में आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। डुओडेनम शुरू का भाग होता है, जेजुनम बीच का भाग होता है, इलियम लास्ट का भाग होता है। और ये इलियम जुड़ जाता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक। इलियम के बारे में एक खास बात, अगर हम इलियम को कट करें और इलियम के दीवार, अंदरूनी दीवार, इलियम को हम यहाँ से काटेंगे और इलियम के अंदरूनी दीवार को माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इलियम को काटेंगे, इसके अंदरूनी दीवार को माइक्रोस्कोप से देखेंगे जूम करके, तो पता चलेगा कि इलियम की जो आंतरिक दीवार है, इलियम की जो आंतरिक दीवार है, क्या ध्यान देना है, इलियम की जो
जैसे ये है इलियम, लिख देते हैं, यही क्या है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं, ये है इलियम। ठीक, इलियम का ये हो गया बाहर साइड और ये हो गया अंदर साइड, तो ये वाला भाग क्या बोलें, ये है इनसाइड, और ये वाला भाग क्या है, आउटसाइड। तो इलियम को जब हम कट करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जैसे कि एक, चलो और हम फिगर जरा सा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये है इलियम, ये पाइप दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसके अंदर में इस तरह से छोटा छोटा इस तरह से बहुत सारा उभार प्रेजेंट रहता है, इस तरह से बहुत सारा इस तरह से उभार प्रेजेंट रहता है। तो हम क्या किए हैं, हम क्या किए, इतना सा पार्ट को कट किए और इसी को यहाँ जूम करके हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इलियम के दीवार के अंदर वाले सतह पर छोटा छोटा बहुत सारा उभार पाया जाता है, और इस उभार को हम कहते हैं विलाई। इस उभार को क्या बोलते हैं, विलाई। हिंदी में इसको बोलते हैं रसांकुर या रसांगुल, रसांकुर या रसांगुल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, विलाई। अब ये जो विलाई है, इसके अंदर में ब्लड वेसल्स, खून की नली पाई जाती है, इसके अंदर में खून की नली पाई जाती है। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, एक होता है ब्लड की नली, एक होता है लिम्फ की नली। जैसे ब्लड होता है ना रेड कलर का लिक्विड, उसी तरह से एक होता है लिम्फ, व्हाइट कलर का लिक्विड। हमारे बॉडी के अंदर में दो तरह का लिक्विड है, एक हो गया ब्लड रेड कलर का, एक होता है व्हाइट कलर का जिसको बोलते हैं लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों का काम है बॉडी में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड बहता है, लिम्फ भी बहेगा, और किसी भी मटेरियल को एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो अब होता क्या है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला भाग है, इलियम तक जैसे भोजन आएगा ना, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जो पचने वाला भोजन है वो इलियम तक में पूर्ण रूप से पच जाता है। तो इलियम जो है वहाँ पर भोजन चूँकि पूर्ण रूप से पच गया है, तो अब इलियम के अंदर वाले दीवार में क्या मौजूद है, छोटा छोटा उभार जिसको बोलते हैं विलाई। ये विलाई उस पचे हुए भोजन को अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि ये जो विलाई है, ये देखो कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं पचा हुआ भोजन। तो इस पचे हुए भोजन को, पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा, देखो कहाँ गया, विलाई के अंदर। यानी ये जो विलाई है ये पचे हुए भोजन को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये जो विलाई है, फिगर दिखाई पड़ रहा है, छोटा छोटा फिगर बना रहे हैं, जगह कम है, तो हम बोले कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला भाग है, उस इलियम को कट करके अंदर देखें तो पता चलेगा कि इलियम की आंतरिक दीवार में छोटा छोटा बहुत सारा उभार प्रेजेंट रहता है। इस उभार को क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। और ये विलाई का काम क्या है, ये पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। विलाई के अंदर में खून की नली मौजूद है, तो जो पचा हुआ भोजन है उसको विलाई अब्जॉर्ब कर लेगा, और ये पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाएगा, विलाई के अंदर में जो ब्लड वेसल्स, जो खून की नली है, उस नली के अंदर यानी कि ब्लड में चला जाके मिक्स हो जाता है। तो पचा हुआ भोजन कहाँ चला गया, ब्लड में। ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा, पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी के सेल्स में जाएगा। और इस पचा हुआ, ये जो पचा हुआ भोजन है, ये हमारे पूरे शरीर के हर भाग की कोशिका में फैल जाएगा, और उसी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यानी कि मुंह से खाओ, पेट में गया, पेट से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसका पूरा पूरी पाचन होगा। पचा हुआ भोजन कहाँ चला गया, ब्लड में, विलाई के माध्यम से ब्लड में चला गया, और ये ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाता है पचा हुआ भोजन। शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में ये भोजन पहुँच जाता है, और इस पचे हुए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की क्षमता, हम अपने शरीर का वृद्धि विकास कर पाते हैं। ठीक, बहुत सारा काम धाम होता है। तो ये जो विलाई है ना, ये इस तरह से मतलब इतना ज़्यादा संख्या रहता है कि विलाई उभरा हुआ स्ट्रक्चर रहने के कारण भोजन को अवशोषित करने के लिए एक बड़े एरिया को उत्पन्न करता है। यानी कि शरीर के अंदर जो, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इलियम, उस इलियम में भोजन को अब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी बड़े सतह को उपलब्ध करता है, और जहाँ बड़ा सतह बन जाता है वहाँ पर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है, या डिफ्यूज़न बोलें, अब्जॉर्प्शन बोलें, उसका प्रोसेस तेज हो जाता है। यानी कि पचा भोजन फटाफट आने लगता है कहाँ, विलाई के अंदर, ब्लड में, और फिर वो पूरा बॉडी में फैलेगा, उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो ये था 4 नंबर। अब है 5 नंबर क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ठीक, तो बड़ी आंत हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यही एक मोटी नली में जाकर के ओपन हो गया। हम इस मोटी नली को क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा नहीं है, बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। बड़ी आंत मोटा जरूर होगा लेकिन कि लंबाई इसका कम होता है, कितना, 1.5 मीटर। तो बड़ी आंत का फिगर कहाँ पर है, ये है बड़ी आंत, है ना। लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। तो लंबाई ज़्यादा है छोटी आंत का, ठीक है, और लंबाई कम है किसका, बड़ी आंत का। नाम इस तरह का दे दिया गया तो दे दिया गया, मतलब ये लंबाई ज़्यादा है, इस जो है ये पतला है ना, लंबाई ज़्यादा लेकिन पतला है, तो पतला होने के आधार पर इसको छोटी आंत नाम दिया गया। और ये जो बड़ी आंत है ये मोटा होने की वजह से इसका नाम बड़ी आंत दिया गया। ठीक, तो इस बड़ी आंत की लंबाई कितनी, 1.5 मीटर। इसके कितने भाग, 3 भाग। शुरू का भाग क्या है, सिकम। लास्ट का भाग क्या है, रेक्टम। इस बीच का लंबा सा भाग क्या है, कॉलन। कॉलन की जो लंबाई है ना वो 1.3 मीटर होती है। तो पूरी बड़ी आंत की जो लंबाई है वो है 1.5 मीटर और अकेले कॉलन की लंबाई 1.3 मीटर, यानी कि कॉलन ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, और यहाँ पर एक अपेंडिक्स हम देख रहे हैं और ये जो रेक्टम वाला भाग है यहाँ पर लास्ट में एक छिद्र है जिसको हम एनस बोलते हैं। यहाँ से अनपचे भोजन को बॉडी से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। डाइजेशन का प्रोसेस यानी पाचन का प्रक्रिया डिटेल्स में पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो जब हम लास्ट में एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो भी टॉपिक आएगा पाचन से रिलेटेड वो हम जरूर बताएंगे। बस थोड़ा थोड़ा कुछ बात को ध्यान में रखना है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है कहाँ, तो बकल कैविटी में। भोजन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, बकल कैविटी में। कंप्लीट कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो पचा हुआ भोजन है उसको विलाई अब्जॉर्ब कर लेगा। जो अनपचा भोजन है वो छोटी आंत से निकल के बड़ी आंत में आएगा और बड़ी आंत में आने के बाद धीरे धीरे वो फिर आगे बढ़ेगा और वो बॉडी से बाहर त्याग दिया जाएगा। वाटर का अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। हमारे मतलब जैसे पानी यहाँ तक आएगा ना, इस रास्ते से पानी आ गया बड़ी आंत तक। अब बड़ी आंत का जो दीवार है वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा, वो पानी भी ब्लड में जाके मिल जाता है। तो पानी का अवशोषण कहाँ पर होगा, बड़ी आंत में होता है। और पाचन से रिलेटेड जो भी होगा पढ़ने के लिए वो हम लोग एनसीईआरटी बुक के जब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे लास्ट में तो वहाँ बता देंगे। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। आज पाचन तंत्र निश्चित रूप से समझ में आया होगा और किसी को कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर या तो कमेंट में ही दे देंगे या तो हम अगले वीडियो में दे देंगे। हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो का वो होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधा कैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ प्रयोग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और अभी हम हटेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेना है, मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।